करो करो। कर दिया। चलो देखो, अब मैंने क्या, अरे जैसे पहले किया था, एक बार j+1 का रखा है, एक बार j रखा है, दोनों का डिफरेंस ही तो डेल्टा ई होता था। तो देखना, ये अगर एक बार मैंने ये से माइनस किया तो रखो, बिल्कुल सेम आ जाएगा j के लिए, बी जे j+1 माइनस के डी जे स्क्वायर j+1 का होल स्क्वायर। इसे हल्का सा सॉल्व करना है, कर दो। डेल्टा ई बराबर क्या आया, डेल्टा ई बराबर आया आपका बी j+1 j+2 माइनस के डी j+1 का होल स्क्वायर j+2 का होल स्क्वायर, माइनस क्या आया, बी जे j+1 माइनस के डी, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएंगे, प्लस के डी जे स्क्वायर j+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। सॉल्व भी तो किया है इसे, और थोड़ी ना कुछ किया है। अब आगे देखना, आगे देखना, आगे इसे करें सॉल्व हल्का सा। तो देखिए क्या कर रही हूं मैं, एक बार सॉल्व करने के बाद देखो, इसे सॉल्व करिए। डेल्टा ई बराबर, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहां से इसका गुणा करा रही हूं मैं, बी गुणा करा लो, बी क्या आ जाएगा यहां से देखना, जे प्लस जे का इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा यहां पे, क्या आएगा, जे स्क्वायर प्लस 2j प्लस जे प्लस 2, आएगा या नहीं आएगा, माइनस के डी, आएगा कि नहीं आएगा डी, इसको खोलो, यहां से खोलोगे तो क्या आएगा आपका, सॉल्व कर दो पूरा ही, पूरा सॉल्व करके बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा, पहले मुझे कॉमन ले लेना चाहिए था, कॉमन से ज्यादा आसान पड़ रही थी चीजें, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इस पूरी स्टेप में कॉमन क्या कॉमन क्या ले सकते एक तो कॉमन आ सकता है, आप एक कॉमन आ सकता है, चलो एक बार बी बी वाली फॉर्म में से कॉमन लेते हैं, बी वाली फॉर्म एक साथ लिख रही हूं मैं, हल्का सा सिंपल करने की कोशिश करती हूँ, बी बी वाली फॉर्म एक साथ लिख रही हूँ, ये बी है, एक ये बी है, माइनस के बी जे j+1, एक बार डी वाली फॉर्म एक साथ लिख रही हूं, तो मैं प्लस वाली पहले लिख रही हूँ, डी जे स्क्वायर j+1 का होल स्क्वायर माइनस के डी j+1 का होल स्क्वायर j+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना, यहां से डेल्टा ई जैसे ही निकालोगे तो देखिएगा इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ सकता है, मैडम इसमें से बी कॉमन आ सकता है और एक कॉमन आ सकता है j+1, आ सकता है ना, इसमें से बी कॉमन आ सकता है और j+1, यहां क्या बचा, j+2 और माइनस के जे, बचा कि नहीं बचा। अब देखो प्लस, यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो डी कॉमन आ सकता है और एक कॉमन आ सकता है आपका j+1 का होल स्क्वायर, बचा क्या, यहां बचा जे स्क्वायर और यहां क्या बचा, माइनस के j+2 का होल स्क्वायर, यही तो बचा। तो देखना डेल्टा ई बराबर यहां से क्या आया, बी j+1, ये j से j कैंसिल, तो ये 2 बाहर आ गया, 2b j+1 प्लस, यहां से ये देखना क्या आया, j+d j+1 का होल स्क्वायर, और यहां से देखना इसको सॉल्व करना, ये आएगा अंदर j स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे j+2 का होल स्क्वायर खोलना, j स्क्वायर प्लस 2j+4, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये खोल दिया। अब क्या कर रही हूं मैं, अब कर रही हूं माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस के 2j माइनस के 4, होगा या नहीं होगा, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से देखना क्या आया, डेल्टा ई बराबर 2b j+1, और इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, बाहर माइनस ले लूं तो क्या बचेगा, माइनस के डी j+1 का होल स्क्वायर माइनस के डी
जे प्लस, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका पूरा माइनस, बाहर कॉमन ले लिया है मैंने, तो अंदर बचा 2j प्लस 4, माइनस कॉमन लेते ही ये बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा, डेल्टा ई बराबर 2b जे प्लस 1 माइनस के डी जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से और कॉमन आ सकता है 2, तो ये 2 कॉमन लेके मैं बाहर ले आई और क्या बचा, जे प्लस 2। ये फॉर्मूला है डेल्टा ई निकालने का। अब बताओ आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। ये जे प्लस 1 होना चाहिए था, कुछ गलती हुई है मुझसे, ये कुछ गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे जे प्लस 1 चल रहा है ये, तो ये जे प्लस 2 कैसे हो गया, अरे ये जे प्लस 1 है, जे प्लस 2 कैसे कर दिया, ये पूरा जे प्लस 1 ही तो चल रहा है, जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो जे प्लस 2 क्यों कर दिया, यहां से क्या आ गया, जे स्क्वायर माइनस के जे प्लस जे स्क्वायर, ये गलती हो गई ना, यहाँ ऐसे देखते नहीं, चेक नहीं करते, माइनस के जे स्क्वायर, क्या आया, खोलोगे तो इसको क्या आएगा, माइनस के जे स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2j, ऐसे आएगा, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका यहां बचेगा माइनस के 1 माइनस के 2j, ये आएगा। यहां से क्या आएगा, ये मिटा रही हूं मैं, गलती हो गई ना, ऐसे तो ध्यान दिया करो कि मुझसे कैलकुलेशन लंबी होती है, गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ क्या आएगा, डेल्टा ई बराबर 2b जे प्लस 1 प्लस डी, यहाँ पे क्या आया, जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनमें से माइनस कॉमन आ सकता है, माइनस कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, माइनस के कॉमन आके अरे यार, माइनस के 2 कॉमन आके बाहर, ये इस तरीके से 2 कॉमन आ गया और ये माइनस का आ गया और ये माइनस का कॉमन आया, तो यहां से आ गया आपका जे प्लस 1। अब आया है डेल्टा ई बराबर क्या हुआ, 2b जे प्लस 1 माइनस के 2d जे प्लस 1 का होल क्यूब, ये है। कुछ तो मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन, ये एक्चुअली में ये सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, आप इसे देखना, चेक करना मैथ वाले बच्चों की ये कैसे आएगा, सेम प्रोसेस है, बस इसमें मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, बस स्टार्टिंग में ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने जे प्लस 1 रखा है, इसलिए कहती थी दोबारा कोई चीज मत करवाया करो, हो जाती है मिस्टेक। जे प्लस 1 करवाया, एक बार जे प्लस 1 रखना है इस फॉर्मूले में, एक बार जे प्लस 1 रखना है, एक बार जे रखना है, दोनों का डिफरेंस निकालना, माइनस प्लस का चिन्ह देखना, और ये चीज आनी चाहिए, ये मेरा इक्वेशन आनी चाहिए। देखना कहाँ मिस्टेक हुई है, ये मैं चेक नहीं कर सकती अभी, आप चेक कर लीजिएगा, ये आना चाहिए लास्ट में, मेरा तो ये समझाने का मतलब है। एक बार चेक कर लेना वापस से, बाकी नोट्स में सही हो रहा है, वो भी मेरे ही हाथ से किया हुआ है, तो टेंशन मत लेना। दोबारा समझाने में जो मिस्टेक, एक बार जो समझा दिया उसको दोबारा वापस से मैं उस डेरिवेशन को करूं तो दिक्कत तो आती है। अब देखना, यहां से मेरा डेल्टा ई आ गया, ये यानी कि वैल्यू 2b से देखते हैं कितनी कम होती है। तो देखना, जब मैं j बराबर 0 से j बराबर 1 के लिए बात करूंगी, तो डेल्टा ई का मान निकालो। डेल्टा ई का मान निकालने का मतलब यह है कि यहां पर हम ध्यान रखना, हमेशा j का मान 0 रखेंगे, क्योंकि j प्लस 1 तो है ही, तो j का मान इसमें 0 रखो, j का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा, यानी कि मैं ऐसे बना रही हूं, ये j बराबर 0 है, ये j बराबर 1 है, मैं इस लाइन के लिए निकाल रही हूं, इस लाइन के लिए निकालूंगी, तब जाके j प्लस 1 के लिए 1 वाली चीज आएगी, यानी कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए, अगर मुझे 2 और 3 के बीच में निकालना है तो मैं j बराबर 1 रखूंगी, अगर मुझे 2 और 3 के बीच में निकालना है तो j बराबर 2 लिखूंगी। अब देखना, जैसे डेल्टा ई निकालेंगे यहां से, तो क्या आएगा, j का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा, 2b आएगा या नहीं आएगा, 2b, ये j बराबर 0 के लिए निकाल रही हूं मैं, j बराबर 0 के लिए जब बात करोगे तो क्या आएगा, 2b माइनस के, यहां से क्या आएगा, 0 प्लस 1, 1 का होल क्यूब माइनस के 4d, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना कम हो गया, 2b माइनस 4d। अब अगर मुझे j बराबर 1 के लिए निकालना है
जे बराबर 1 से जे बराबर 2 के लिए निकालना है तो इसमें 1 रख दो, 1 + 1 2, 4b माइनस यहां से जे बराबर जैसे ही आप क्या रखोगे 1 रखोगे तो 1 + 1 3, 1 + 1 और यहां क्या रखोगे 4d, यानी कि 4b माइनस जे बराबर 1 रखेंगे 1 + 1 8d। अरे यहाँ पे जे बराबर 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2 का होल क्यूब क्या आ गया 8, 8d 8 सॉरी 32d, 8 चौका 32, 4 का भी तो गुणा कराना है। ऐसे कर करके हम वैल्यूज को डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू हम पहले 2b मान रहे थे रिजिड रोटेटर के लिए वो 2b से घटकर कितनी आ गई 4d, यानी कि 2b में से 4d घटा देंगे तब जाके नॉन रिजिड रोटेटर के लिए एक डिफरेंस आएगा। ऐसे ही अगर मैंने बात की j बराबर 1 से 2 के लिए तो ये डिफरेंस 4b, यानी कि डिफरेंस जो 4b होना चाहिए था, जो ये डिफरेंस 4b होना चाहिए था वो डिफरेंस अब 4b से क्या आया कम आया, कितना कम 32d, जिसे क्या कहते हैं एक नॉन रिजिड रोटेटर के लिए कोई चीज सॉल्व करते हैं कि नॉन रिजिड रोटेटर आखिर होता क्या है। कुछ बैठा दिमाग में थोड़ा बहुत, कुछ आया 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 या नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। देखो एक बार वो डेरिवेशन फिर से करके देखना, हो सकता है उसमें मुझसे गलती हुई है। मैंने आपको लास्ट इक्वेशन बता दी है, लास्ट इक्वेशन के बाद में मैंने बोला है कि उसको लेके आना है, तो मैथ वाले बच्चे तो आराम से कर लेंगे, बायोलॉजी वाले भी कर लेंगे, कुछ नहीं था। उस फॉर्मूले में एक बार j+1 रखना और घटा के माइनस के j करना है और जो सॉल्व करके देखना बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने ये निकाली है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसके बाद बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बाद आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म है। मैं आज रोटेशनल खत्म करवाऊंगी, फिर कल शुरू करेंगे वाइब्रेशनल, फिर पढ़ेंगे रमन। देखो अगर मैंने बात की है तो आपका अगला टॉपिक है घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक का प्रभाव, आइसोटोप इफेक्ट ऑन आ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो इसको पढ़ने से पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जो समस्थानिक का प्रभाव है, इनको दो चीजों को याद रखना, दो चीजों को याद रखना। जैसे मैंने माना कार्बन के दो समस्थानिक हैं, जिसमें से एक तो है कार्बन के दो समस्थानिक है जिसमें से एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 13, ये तो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, यही तो समस्थानिक है, कार्बन 12 और 13, जैसे ऑक्सीजन के लिए 16 और 17 ऐसे तो होते हैं। तो कार्बन मैंने 12 और 13 लिया है, तो जब मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा टॉपिक का मतलब क्या है, वो टॉपिक क्या पढ़ा रही हूं कि जब कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस करेंगे, माना देखो एक तो है आपका CO और एक है ये भी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी हूं, माना ये 12 है, माना ये 13 है। जब हम कार्बन 12 की जगह कार्बन 13 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कार्बन 12 की जगह कार्बन 13 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब इस न्यूक्लियर, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, नाभिकों के बीच की दूरी है r, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे परिवर्तित होंगे, इसके बारे में चर्चा करनी है मुझे, ये मेरा टॉपिक है। तो ध्यान रखना दो चीजें, एक तो ध्यान रखो पहली चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कभी बदलेगा नहीं, दो चीजें याद रख के चलेंगे इसको पढ़ने से पहले। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डजंट चेंज, यानी कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी नहीं बदलेगा अगर मैंने कार्बन 12 की जगह पर कार्बन 13 ऐड कर दिया है। सेकंड क्या है, ये ध्यान रखना, बुक में नहीं दिया हुआ है, दिमाग मतलब ऐसे लग रहा कि एकदम समझ में आ जाए, बुक से नहीं पढ़ा जाएगा। सेकंड एक पॉइंट और याद रखना है, सेकंड पॉइंट है, नोट्स में मैंने अपने हाथों से लिख रखा है, टेंशन मत लेना, वहां मैंने लिख रखा है कि क्या चीज कैसे इफेक्टिव होगी। सेकंड क्या है, सेकंड ये पहले तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डजंट चेंज, और सेकंड क्या है, इन दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
यानी कि अगर मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूं वो भी कभी नहीं बदलेगी। आर डजंट चेंज, आर डजंट चेंज, आर भी नहीं बदलेगा। जहां आर क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो फिर किस पर फर्क पड़ेगा? तो फिर ध्यान रखना केवल मास पर इफेक्ट करेगा। और मास ही बदल रहा है, ये तो 12 ग्राम पर मोल है और ये 13 ग्राम पर मोल है, ये मास ही तो है, द्रव्यमान ही तो है, यानी कि मास चेंज होगा। और अब देखते हैं मास चेंज होने से बी पर क्या फर्क पड़ेगा, घूर्णन स्थिरांक पर। तो हम जानते हैं ई जे बार क्या होता है, बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ई जे अपॉन एस सी, दोनों तरफ एच का भाग दिया, उससे निकाला, है ना। ये क्या होता था बी। चलो बी के बारे में बाद में बात करेंगे, अब देखना। अब मैंने बात की ईजे, आपको पता है आई बराबर क्या होता था, म्यू आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होता था, म्यू आर स्क्वायर। अब देखना फटाफट से, इसको वापस से कल और समझाऊंगी अच्छे से। आई बराबर क्या होता था, म्यू आर स्क्वायर। मैंने बोला आर कभी चेंज नहीं होगा और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू, यानी कि जैसे जैसे म्यू का मान बढ़ता जाएगा आई का मान घटता जाएगा। और आप देखना जरा फॉर्मूले में बी बराबर क्या होता था, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, यही तो होता था। बी की वैल्यू क्या होती थी, बी की वैल्यू क्या होती थी, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, यही तो थी बी की वैल्यू। अब मैंने बोला म्यू जो है, मेरा द्रव्यमान म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने बोला कि ये द्रव्यमान बदल रहा है, द्रव्यमान इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जड़त्व आघूर्ण के, तो यानी कि आई म्यू का मान, एम की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आई का मान बढ़ता जाएगा, आई का मान बढ़ेगा और आई के मान को इसमें रखोगे तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। आई का मान जितना ज्यादा होगा म्यू का मान, देखो एम का मान बढ़ेगा, एम का मान बढ़ेगा तो आई का मान भी बढ़ेगा, और आई का मान बढ़ेगा तो इस रिलेशन से देखना बी का मान घटेगा। यानी कि कभी भी किसी एटम को उसकी आइसोटोप से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जब किसी एटम को हम किसी के आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो m का मान इंक्रीज होगा, m का मान इंक्रीज होगा तो I की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू बढ़ेगी तो B का मान कम होता चला जाएगा। आगे अभी इसके बारे में चर्चा करना और भी बाकी है, जो मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करवाऊंगी कि एक्चुअली में वो चीज कैसे सॉल्व की जाएगी। बस दो चीज याद रखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं बदलेगा और दूसरा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी। जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं बदलेगी तो फिर फर्क किस पे पड़ेगा, म्यू पर। म्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 m प्लस m2। m का मान, I का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। m का मान जैसे जैसे बढ़ेगा I का मान बढ़ता चला जाएगा। I और B के बीच में क्या रिलेशन होता है, I और B के बीच में रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट मींस I का मान बढ़ा तो B का मान घटेगा। ये होता है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आइसोटोप इफेक्ट। बाकी इसके बारे में अभी और थोड़ी सी चर्चा करना बाकी है, एक हल्का सा छोटा सा डेरिवेशन है इसका, उसको मैं करवा दूंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई डाउट है क्या, कुछ आया समझ में कि नहीं? अरे बड़ा ही सिंपल टॉपिक था ये तो, आया या नहीं, आया या नहीं, अच्छे से आ गया? अरे कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से अगर क्लास लोगे तो एक एक चीज समझ आएगी, बस जब तक नहीं पढ़ोगे ढंग से नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। एक तो पंकज है वेटिंग रूम में बेचारे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चलो कल मिलेंगे नए दिन के साथ।